चलो पहला जो है 1 जून से हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने अप्रोच बता दी थी कि न्यूज़ एंड शॉर्ट्स के जो टॉपिक हैं ये हम लोग जो पूरा वीक का जो सिनेरी होगा ऑल्सो न्यूज़, इसको हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे, मतलब बाद में करेंगे वीक के एंड में। पहले हम लोग बड़े बड़े टॉपिक्स जो हैं उनको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 जून से करना ठीक रहेगा हमारे लिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए। उसके बाद मतलब उससे पहले देखने नहीं है हमें, उसके बाद मतलब बस यहीं से हमें स्टार्ट करना है 1 जून से, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में दुनिया का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट जो है गुजरात के एक शहर कलोल में इनॉग्रेट करा, ठीक है। अब ये लिक्विड नैनो यूरिया ये है क्या, इसका प्लांट पूरा सेटअप करा गया, इसका मतलब बहुत हाई लेवल पे बनेगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक फोटो देखते हैं, ठीक है। ये देखो लिक्विड नैनो यूरिया क्या है। ये कुछ इस प्रकार के बॉटल में यूरिया है, ठीक है, इस प्रकार के बॉटल में, जैसा कि ये हाथ में लिए हुए हैं पर्सन, ठीक है। इसको इफ्को का एक बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर उसने बनाया है। इफ्को की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, ठीक है। मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, ये इसने बनाया है, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम सबसे पहले ये जो नैनो लिक्विड यूरिया इसको देखते हैं। देखो होता क्या है, आप इस डायग्राम से ये पूरा करंट अफेयर को कवर कर सकते हो, ठीक है। यहां पर देखो, सिर्फ इसको देखो, ये यूरिया की एक मतलब बोरी है। यूरिया किसके काम आता है? फर्टिलाइजर होता है, प्लांट्स वगैरह की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किसान वगैरह खेत में डालते हैं। क्यों डालते हैं भैया? जब से HYV वेराइटी ऑफ सीड्स जब से इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो कीटनाशक को मारने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, सॉइल की न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए यूरिया यूज होता है। बेसिक तरीके से इतना समझ जाओ। ये जो यूरिया की बोरी है, यूरिया की बोरी अब बहुत भारी बोरी होती है। अगर वो भारी बोरी है 50 किलो की, तो इसका रेट भी ज़्यादा होगा। अब अगर यूरिया का छिड़काव करना है, तो इसका मतलब 50 किलो की बोरी ऐसे बहुत सारी बोरियां एक किसान यूज करता है अपने खेत में, ठीक है। तो सॉइल पे वो डालते डालते 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल के अंदर सॉइल के ऊपर एक प्रकार से पूरी यूरिया की परत जम जाती है, और हर प्रकार का यूरिया प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। लेकिन अगर मेरे पास इस पाउडरी एलिमेंट को कन्वर्ट करके एक लिक्विड बॉटल बनाने का एक जरिया अगर मेरे पास है, एक मैकेनिज्म है, एक टेक्नोलॉजी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, एक बूंद मैंने प्रॉपर डाल दी, जिस पत्ती पर, जिस पेड़ पौधे पर, जिस रूट या शूट सिस्टम पर मुझे डालना है, मैंने वहां पर डाल दी, और प्लांट ने अच्छे तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर लिया। ये वही वाली बात है कि गंगा नदी के जो किनारे रह रहे हैं उसको उस पानी की वैल्यू नहीं पता। हमारे घर में इतनी सी जो गंगा जल की बॉटल होती है, हम लोग ढक्कन बाय ढक्कन बहुत उसको बारीकी से यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है गंगा जल इतनी आसानी से फिर हमें मिलेगा नहीं। जब कोई गंगा के दर्शन करने जाएगा तब वो शायद से बॉटल लेकर आएगा, हमारे घर पे सिर्फ एक ही बॉटल पड़ी हुई है। तो अंधाधुंध छिड़काव करने से बेटर ये था कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी की फॉर्म में यूरिया को एक्सट्रैक्ट करना कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर ले। और ये बोरी वाला यूरिया जो फार्मर्स पटकते थे, अंधाधुंध खेतों में गिराए जा रहे हैं, इसके बड़े सारे डिसएडवांटेज होते थे। क्या होते थे? चलो आर्टिकल पे वापस आते हैं। लिक्विड नैनो यूरिया क्या होता है? नैनो इसको क्यों कहा जाता है? नैनो कोई भी चीज मतलब होती है जो चीज हद से ज्यादा छोटी हो, पार्टिकल्स बाय पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल का भी 1 करोड़ साइज की कोई भी जो चीज हो उसको कहते हैं नैनो, ठीक है। अब यहां पर नैनो वर्ड का जो मतलब है वो है बहुत छोटा। तो हमने क्या करा है, एक यूरिया की जो आपको मैंने बोरी दिखाई, उसको हमने कन्वर्ट करके एक बॉटल के अंदर कन्वर्ट करा है। हमने उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करा है? हमने उसको बॉटल की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करा है। इसके फायदे क्या होंगे अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, लिक्विड नैनो यूरिया एक पेटेंटेड केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। पेटेंटेड का मतलब ये हर कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, इसके ऊपर कॉपीराइट है एक तरीके से, ऐसा समझो नॉर्मल लेमन भाषा के अंदर, ठीक है।
ये केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, मतलब ये एक प्रकार यार ये जो यूरिया होता है और जो फर्टिलाइजर होता है केमिकल तो होता ही है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, मतलब नाइट्रोजन मुख्य रूप से इसका इंग्रेडिएंट है। ये चीज याद रखना, आ सकता है ये किसी भी पेपर के अंदर कि जो लिक्विड नैनो यूरिया बनाया गया है उसका मेन कंपोनेंट क्या है, नाइट्रोजन मेन कंपोनेंट है। इसको डेवलप किसने करा है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने। उसका एक रिसर्च सेंटर है, नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात के शहर कलोल में लोकेटेड है, ठीक है। और यहाँ पर नैनो नाइट्रोजन पार्टिकल्स जो है ना, अब उनको नैनो इसलिए बोला गया, मैंने अभी बताया, तो नैनो का मतलब बहुत छोटा। कितना छोटा साइज है, 20 से 50 नैनोमीटर तक। अब आप कहोगे नैनोमीटर क्या होता है, एक नैनोमीटर की वैल्यू होती है 1 मीटर का 1 करोड़वा साइज, कम से कम 1 बिलियंथ ऑफ अ साइज, मतलब बहुत छोटा मान लो आप, ये आंकड़े छोड़ो, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में बोरी पटकने से ज्यादा बेटर है। अब मेरे पास एक गुलाब जल की स्प्रे की बोतल है, ऐसा समझ जाओ। इसको डायरेक्टली मैं पेड़ों की पत्तियों पर स्प्रे करूंगा, बीइंग अ फार्मर। पेड़ों की पत्तियों पे स्प्रे करने से होगा क्या, पेड़ों की पत्तियों के ऊपर एक पार्ट होता है उनका एपिडर्मिस। लीव्स का मतलब एक स्किन होती है, मतलब जैसे हमारी खाल होती है ऐसी पत्तियों की खाल होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे है स्टोमेटा के छोटे छोटे छेद, ये उनमें जाके एब्जॉर्ब होगा, प्लांट बनेगा हेल्दी, पत्तियां बनेगी हरी भरी, और वो प्लांट बन जाएगा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रोडक्टिव प्लांट। बस खत्म। बेनिफिट क्या है इसके, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से बढ़ेगा, क्योंकि अब यूरिया कंजम्पशन जो होगा ना वो रिड्यूस होगा। बेफालतू की जो बोरियां पटकी जाती थी, जैसा कि मैंने अभी आपको फोटो में दिखाया, अब वो किसान नहीं पटकेंगे। जितनी मात्रा में जरूरत है उस 50 किलो की बोरी को, अभी आपने देखा ना 500 ml की बोतल में कन्वर्ट कर दिया गया है, उतना ही वो यूरिया, मतलब 50 किलो में सिर्फ पाउडर ज्यादा होता था, इधर उधर गिर जाता था छिड़काव करने में। अब 500 ml की जो बोतल है वो सस्ती भी है और टू द पॉइंट हर एक पत्ती पे जाके स्पेसिफिक प्लांट को टारगेट करेगी, जिसकी वजह से प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। और इसकी वजह से जो एफिशिएंसी बढ़ेगी वो कितनी बढ़ेगी, 85 to 90% एफिशिएंसी बढ़ जाएगी प्लांट्स की, एज कंपेयर टू अभी तक जो कन्वेंशनल तरीके से बोरियों में जो यूरिया यूज होता था, जिसपे छिड़काव करने के बाद सिर्फ 25% एफिशिएंसी रहती थी। अब दूसरा फायदा, हम लोग अभी तक यूरिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट करवाते थे और सरकार को किसानों को राहत देने के लिए सब्सिडी देनी पड़ती थी और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पे बड़ी सारी कॉस्ट आती थी। लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करवाने पे जो कॉस्ट आती है वो कॉस्ट आती थी। इसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, तो सरकार के पास कुल मिलाकर पैसा बचेगा। फिर अंधाधुंध छिड़काव करने की वजह से होता क्या था, मिट्टी अनउपजाऊ बन जाती थी कुछ सालों के अंदर, वाटर का बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता था, एज वेल एज उसके जो पाउडर के जो पदार्थ होते थे जब वो हवा में मिलते थे तो इंसान जब ब्रीथिंग करता है तो वो बोरियो वाले यूरिया का पाउडर ना इंसान के लंग्स के लिए अच्छा नहीं होता। तो सॉइल वाटर और एयर पॉल्यूशन जो होता था यूरिया से अभी तक पाउडर वाले, वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर की क्वालिटी इंप्रूव होगी और ग्लोबल वार्मिंग के अंदर रिडक्शन होगी, ठीक है। इसके बाद शेल्फ लाइफ ज्यादा रहेगी इस वाले यूरिया की, क्योंकि इस वाले यूरिया की केकिंग नहीं होगी। अब आप कहोगे केकिंग क्या होता है, केकिंग क्या होता है, जैसे नमक किस फॉर्म में होता है, नमक के पार्टिकल सारे इक्वल साइज के होते हैं, लेकिन आप कभी कभार ना किसी भी ऐसी चीज जो पाउडर की फॉर्म में हो या नमक हो, आप उसमें कभी कभार देखना कुछ लम्स बन जाते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गट्ठे बन जाते हैं कुछ कुछ जमा होकर। जैसे मैं फोटो में दिखाता हूं आपको, आपने ये देखा है, नमक वैसे तो पाउडरी फॉर्म में होता है, लेकिन कभी कभार ऐसे गट्ठे बन जाते हैं, पत्थर पत्थर छोटे छोटे। ये पता है क्यों बन जाते हैं, जब कोई भी चीज ना मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो वो साथ में जुड़ने लग जाती है और वो गट्ठे बना लेती है। जैसे घर पे एक कॉमन बात तो सुनी होगी ना कि आटे का डब्बा बिल्कुल अलग होना चाहिए, उसमें पानी नहीं जाना चाहिए वरना पूरा आटा खराब हो जाएगा, है ना। एक तो वो सड़ने भी लग जाएगा और उसके गट्ठे बन जाते हैं फिर। तो यही चीज है कि शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। अब लिक्विड चीज के तो कभी गट्ठे बनते नहीं है, पानी भाई कितने भी दिन तक बाथरूम में रख दो उसको कोई गट्ठे थोड़ी ना बन जाएंगे उसके, है ना। तो ये चीज नहीं होगी। और एक चीज और याद रखना, कल को अगर ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि केकिंग का इशू कौन से फिनोमिना की वजह से होता है, तो याद रखना मॉइस्चर की वजह से होता है केकिंग का इशू। केकिंग मतलब गट्ठे बन जाना, हिंदी में इसको यही बोलते हैं, गट्ठे बन जाना। जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पर फोटो के अंदर दिखाया, ये इस प्रकार के, ठीक है। तो मॉइस्चर की वजह से ऐसा होता है, मॉइस्चर, और दूसरा जो फैक्टर होता है टेम्परेचर। ये दो फैक्टर याद रखना।
एक अलग से क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। अब लोगों को यही नहीं पता होगा केकिंग क्या होता है ना। आज आपने इसको सीख लिया। अच्छा, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है ना, इसका मतलब हमने 50 किलो की बोरी को एक छोटी सी गंगा जल जैसी साइज की बोतल में, 500 ml की बोतल में, 50 ml की बोतल में लाके खड़ा कर दिया, तो हमने नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करा। अब वो आपको ये बता रहा है एग्रीकल्चर में और कौन कौन सी जगह पर नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। आप में से जितने भी लोग किसान परिवार से हो ना, उनसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने क्या करा, यूरिया को नैनो टेक्नोलॉजी में यूरिया को नैनो टेक्नोलॉजी के साथ यूज करके हमने उसका लिक्विड बनाया ना, लिक्विड वो बनाया, तो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हमने कहां पर करा, फर्टिलाइजर्स में यूज करा। और कहां पर हो सकता है, हम लोग नैनो फॉर्मुलेशंस कर सकते हैं। नैनो फॉर्मुलेशन मतलब छोटे साइज में लिक्विड फॉर्म में हम लोग ऐसी हर्बिसाइड्स को, पेस्टिसाइड्स को और दूसरे फर्टिलाइजर को भी बना सकते हैं। जैसे हमने यूरिया को बनाया वैसे दूसरे पदार्थों के साथ भी करा जा सकता है। फिर प्लांट्स में जो बड़े सारे कीड़े और डिसीजेस लग जाते हैं, या फिर बड़े सारे जब हम केमिकल्स का छिड़काव करते हैं तो जो बच जाती हैं चीजें और हमें पता नहीं होता वो उस प्लांट के लिए या फिर उस जमीन के लिए जिस पे वो पौधा खड़ा हुआ है वो विनाशकारी है कि नहीं, इसके लिए हम नैनो सेंसर्स यूज कर सकते हैं कि वो एक तरीके से बीप बजने लग जाए या कोई इंडिकेशन हमें देते हैं कि ये खतरनाक है, इससे इस सॉइल में खारापन बहुत है, इस खारापन को अगर रिड्यूस मतलब कम नहीं करा गया, हटाया नहीं गया तो एक पौधा मर जाएगा। ये इस प्रकार के नैनो सेंसर्स भी यूज करे जा सकते हैं। और अगर हमें प्लांट की जेनेटिक इंप्रूवमेंट करनी है, उसकी प्रोडक्टिविटी अगर हमें बढ़ानी है, तो कुछ नैनो टेक्नोलॉजी प्लांट की जेनेटिक इंप्रूवमेंट के लिए भी यूज करे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है कॉम्प्रिहेंसिव एक लिस्ट कि नैनो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में कहाँ यूज हो सकते हैं। आपको सिर्फ टर्म्स याद रखनी है। फर्टिलाइजर्स में जैसे यूरिया में करा गया। माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लाई, माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लाई कैसे कि एक प्लांट की भाई पत्तियों में, स्टोमेटा में यूरिया का छिड़काव करना मोर देन अनफ था। अभी तक किसान 50 किलो की बोरी लाकर अंधाधुंध हाथ से नमक की तरह, रेत की तरह उठाया और फेंकते चले गए, और बाकी वो वेस्ट होता चला जा रहा है। उनके पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं और उनकी खेत की जो नमी है, जो मिट्टी है, वो भी बर्बाद हो रही है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लाई मतलब कैसे कि अगर एक प्लांट की पत्ती में सिर्फ अगर हमें 5 नैनोमीटर के यूरिया की जरूरत है तो उतना वो मिल जाएगा। एक स्प्रे ही तो करना है, सिर्फ एक छिड़काव ही तो करना है इस पत्ती पे, स्टोमेटा अपने आप ही उसको सहन कर लेगा। इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट कैसे, अगर किसी प्लांट की स्टेम में कुछ कीड़े लग गए हैं, कुछ डिसीज हो गए हैं, तो उतनी जगह पर सिर्फ एक छिड़काव कर दो पेस्टिसाइड्स या फंगीसाइड्स का, तो वो हट जाएगा। नैनो हर्बिसाइड्स, प्लांट को अगर अच्छा उपजाऊ बनाना है, यही सब होता है हर्बिसाइड्स का मतलब, वो भी कीड़े मकोड़े हटाने के लिए, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए काम होता है। फंगीसाइड्स अगेन वही चीज, और नैनो सेंसर जैसे कि हमने बताया कि अगर डिसीजेस वगैरह लग गए तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ये हमने पहला आर्टिकल कंप्लीट करा इसका, नैनो लिक्विड यूरिया से रिलेटेड, और आपका ये कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, कवर हो गया। बताओ कोई भी दिक्कत? किसान परिवार से जो लोग हैं और उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मेंस में भी आ सकता है। ये नॉट इन यूपीएससी बट यूपीपीएससी में आ सकता है। यूपीएससी में किसी और फॉर्म में कि नैनो टेक्नोलॉजी जो जीएस पेपर 3 के अंदर है एग्रीकल्चर के ऊपर अगर उसका क्वेश्चन आ गया तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल ना आप मेंस में यूज कर सकते हो। और फिर आप ये बता सकते हो इंडिया के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि अब तो वर्ल्ड का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट गुजरात में अगर सेटअप कर लिया गया है और दुनिया का पहला, महारत हासिल करी है इसका मतलब हमने, तो और भी चीजें एग्रीकल्चर ग्रोथ की दिशा और दशा को बदलने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी मिलाई जा सकती है कि हम खेती बाड़ी बहुत अच्छी करें। क्योंकि यहां पर इशू क्या है, इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन 70 to 75 जनसंख्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर जितना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में और जितने लोग एम्प्लॉयड है उन लोगों के कंपैरिजन में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी की ग्रोथ में काफी ज्यादा कम रहता है, और इसलिए फार्मर सुसाइड वगैरह के इशू रहते हैं क्योंकि प्रोडक्टिविटी इतनी हाई नहीं होती। ये आप कह सकते हो कि बहुत एक अहम कदम, एक अहम भूमिका हो सकती है इस प्रकार की योजनाओं की, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करना, जिससे खेती बाड़ी को प्रमोट करा जा सकता है। नॉट ओनली खेती बाड़ी को प्रोडक्टिव वे में यूज करा जा सकता है। कि एक सेकंड नहीं, केकिंग का सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। बोर्नवीटा हॉर्लिक्स के डब्बे में मम्मी हमेशा मना करती कभी गीली चम्मच मत डालना, पूरा खराब हो जाता है, वो पूरा केकिंग हो जाता है उसका। पता है ना, ये कॉफी या फिर बोर्नवीटा के डब्बे में अगर एक बूंद भी पानी चला गया अगर, वो पूरा जम जाता है। फिर आप उसको तोड़ तोड़ के चूरा बनाकर दूध में मिक्स नहीं कर सकते, वो बकवास हो जाता है। फिर गवर्नमेंट ने हाल ही में
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो कि इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, इसके प्रीमियम रेट्स रिवाइज करती हैं, जिसकी वजह से जो भी इसके मतलब जो भी इंश्योरेंस होगी, इसके इंश्योरेंस मतलब जिन्होंने इंश्योरेंस करवाया होगा हम जैसे लोगों ने, उनको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, अब ये स्कीम इकोनॉमिकली वायबल है। इकोनॉमिकली वायबल मतलब कुल मिलाकर पैसों की बढ़ोतरी, मतलब स्कीम की फॉर्म में अगर कुछ ट्रेजेडी हो जाती है तो उसको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। और अब प्राइवेट इंश्योरर्स को भी मतलब एक मौका दिया गया है कि तुम आओ सरकार के साथ मिलकर इस स्कीम्स में मतलब इसको प्रमोट करने की दिशा में काम करो। ठीक है, तो अब होगा क्या, जो एलिजिबल टारगेट पॉपुलेशन है, जो अभी तक मतलब इंश्योरेंस वगैरह नहीं करवाते थे स्कीम के अंदर, वो अब ज़्यादा एनरोल करवाने लग जाएंगे। और ऐसा देखा भी गया है कि ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव स्कीम्स हैं, क्योंकि एक्टिव सब्सक्राइबर इसके करोड़ों की तादाद में है। एक इंपॉर्टेंट बात जब मैं इसको रिवाइज कर रहा था मुझे ये लगी कि ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आप याद रखना कि दोनों इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, दोनों इंश्योरेंस स्कीम है, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि किसमें नंबर ऑफ एक्टिव सब्सक्राइबर ज़्यादा है तो दोनों बीमा योजना ना, बीमा मतलब इंश्योरेंस, ये भी बीमा ये भी बीमा। ठीक है, लेकिन किसमें ज़्यादा है, तो बस एक चीज़ याद रखना, कभी आपको किसी को आर्ग्यूमेंट देनी हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 22 करोड़ लोग एनरोल्ड हैं और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 6.4 करोड़। ठीक है, तो 22 करोड़ मतलब ज्यादा इसमें है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर, क्योंकि रिस्पेक्टिवली दे रखा है ना, समझ गए ना। तो और ये आंकड़ा कब का है, 31 मार्च 2022। ठीक है, लेटेस्ट है, फर्स्ट क्वार्टर का डेटा है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के रेट्स रिवाइज करे गए। अब लोगों को प्रीमियम मतलब 330 से 436 बढ़ा हुआ, और सुरक्षा बीमा योजना के रेट्स भी रिवाइज करे गए हैं 12 से 20 रुपए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ऑब्वियसली बात है प्रीमियम बढ़ता है, तो अगर कुछ ट्रेजेडी हो गई, कोई एक्सीडेंट में मर गया, किसी की मौत हो गई, तो उसको पैसा भी उतना ज़्यादा मिलेगा फिर, है ना। फर्क जानते हैं दोनों स्कीम्स में एक बार। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये पूरे साल स्कीम्स रिपीट होती रहेंगी। आप स्कीम्स में बहुत माहिर बन जाओगे, फिर पीटी 65 के डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, करंट अफेयर को सिर्फ सुन लेना, बार बार रिवाइज कर लेना, मतलब अच्छी तरीके से लर्न। आई थिंक आपको यही हो रहा है, बार बार इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। ये बेवकूफ़ी मत करना कि इसके नोट्स पूरी बनाने बैठ गए कि इसका टॉपिक पकड़ा और इसके माइक्रो नोट्स बनाने बैठ गए कि यूरिया। भाई आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट गुजरात में स्टैब्लिश हुआ है, गुजरात के कलोल शहर में। ये क्वेश्चन आ सकता है यूपीपीएससी में। और नैनो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में यूज करने की दिशा में जीएस पेपर 3 में सिर्फ एक पॉइंट लिख देना कि वर्ल्ड का पहला लिक्विड नाइट्रोजन वर्ल्ड का पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट नाइट्रोजन केमिकल फर्टिलाइजर वाला हमारे देश में स्टैब्लिश करा गया। इंडिया ने इस दिशा में अहम भूमिका निभाई है, बस। इसके अलावा क्या यूजेस है क्या नहीं है, कभी स्पेसिफिक क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं बनेगा। ठीक है, करंट अफेयर के नोट्स ऐसे मत बनाने बैठ जाना जैसे स्टैटिक से बैठ के बनाते हो, टाइम वेस्ट करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पहले बात करते हैं। ये 1 साल का लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, जिसमें 2 लाख रुपए तक का टर्म इंश्योरेंस कवर है और ये ईयर बाय ईयर रिन्यूअल होता रहता है। यहां पर क्या होता है, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से, एनी रीजन, यहां पर कोई रीजन स्पेसिफाई नहीं है, यूपीएससी क्या चालाकी करेगा, यहां पर नंबर ऑफ रीजंस लिख देगा। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव करके आ जाना उसको, जितने रीजंस दे रखे हो। ऐसे करा जाता है स्कीम्स के क्वेश्चन कवर। धीरे धीरे करके ट्रेन हो जाओगे करंट अफेयर के क्वेश्चन में, डोंट वरी, अभी सिर्फ सीखो, पहला दिन है। यूपीएससी क्या करेगा, एनी रीजन दे रखा ना, वो रीजंस लिख देगा और कहेगा इनमें से कौन सा रीजन जो है वो कंडीशन कवर्ड है कि अगर किसी को लाभ उठाना है, फायदा उठाना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का। अब आप कहोगे यार इतना डीप में तो नहीं पढ़ा है मैंने, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। कोई भी रीजन आए, एनी रीजन जो दे रखे होंगे 7, 8, 10, 15 जो भी दे रखे हो, ऑल ऑफ दी अबव कर देना उसका आंसर। ठीक है, सुरक्षा बीमा योजना में क्या होता है, ये भी 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवर यहाँ पर कवर्ड है एक्सीडेंटल डेथ के लिए। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर कंडीशंस हैं, एक्सीडेंटल डेथ या फिर अगर आपकी किसी भी एक्सीडेंट की वजह से टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, टांग उड़ गई, हाथ उड़ गया, आंख उड़ गई। ठीक है, और 1 लाख तक का इंश्योरेंस कवर अगर पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है, कुछ टाइम के लिए आप लंगड़े लूले बहरे अंधे हो गए कुछ टाइम के लिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, सिटीजन्स इंक्लूडिंग एनआरआई जिनकी एज 18 साल से 50 साल है, 55 साल तक का आदमी इसको कवर कर सकता है। बुड्ढों के लिए वैसे भी स्कीम हमारे देश में बहुत ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस वाली नहीं होती, उसका ऑब्वियस रीजन है, सारे बुड्ढों को अगर एनरोल करवा देंगे 70 साल में जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर
कोई भी मतलब बीमा योजना में, तो भाई उनका मरना तो निश्चित है। अब हर बुढ़ा ये सोचेगा मरना तो भाई चल 20 साल के अंदर हमें फायदा ना मिला, हमारे घर वालों को तो फायदा मिल जाएगा, तो सरकार भी एक एज लिमिट रखती है, ठीक है। लेकिन सुरक्षा बीमा योजना के अंदर ये एनआरआई सिटीजन्स के लिए, दोनों के लिए है, लेकिन इसकी एज ग्रुप काफी बड़ी है, 18 to 70 ईयर्स। तो बुढ़े भर भर के फायदा उठाएंगे इसका यहाँ, लेकिन यहाँ पर बुढ़े ज्यादा फायदा नहीं उठा सकते, ठीक है। मतलब ऐसा मान लो ये हमारे दादाजी तक के लिए, दादाजी वाले ग्रुप को भी कवर करती है, लेकिन ये हमारे सिर्फ फादर तक के लिए 55 साल तक, ठीक है। बेनिफिशियरी जो बनना चाहता है इन दोनों स्कीम्स का, उनके लिए 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो आपका अकाउंट होना चाहिए, एक किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट होना चाहिए आपका, नंबर 1 कंडीशन। दूसरा, आपको सिग्नेचर करके या फिर अंगूठा लगाकर ये बोलना पड़ेगा कि हाँ आई एम रेडी, मैं अपना कंसेंट दे रहा हूं इस स्कीम को ज्वाइन करने के लिए। या फिर तीसरी कंडीशन ये कि मैं एक चीज साइन करके दे देता हूं, ऑटोमेटिकली मेरे एसबीआई अकाउंट में, फोन पे, पेटीएम पे जितने भी रुपए हैं, हर महीने इतने रुपए, 436 रुपीज या फिर 20 रुपए ऑटोमेटिकली डेबिट होते रहे, ऑटोमेटिकली कटते रहे, मुझसे परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा, पेटीएम पे मयूर एक चीज होती है ना कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना तो आप ऑटो डेबिट भी कर सकते हो कि हर महीने जितना आए वो ऑटोमेटिकली कट जाए, है ना। फोन पे भी हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पर है। तो इसमें कुछ ज्यादा जानने वाली बात नहीं है, बस ये थोड़ा सा स्कीम में डिटेल में याद रखना। दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 118वीं मीटिंग हुई इंडिया पाकिस्तान परमानेंट इंडस कमीशन की। इन बॉडी में कंफ्यूज मत होना, नाम को तोड़ तोड़ के देखा करो। परमानेंट इंडस कमीशन, परमानेंट और कमीशन वर्ड को काटो, सिर्फ इंडस पे फोकस करो। उसके बाद इंडस नदी से कुछ रिलेटेड होगा, ठीक है। देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी और हमारे पीएसआईआर के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। ये जो परमानेंट इंडस कमीशन है, ये एक प्रकार का कम्युनिकेशन चैनल है, इंडिया और पाकिस्तान आपस में बात कर सके। किस मुद्दे पर? इंडस वाटर ट्रीटी के मुद्दे पर। अभी जानते हैं इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी, जिसमें दोनों तरफ की सरकारें, भारत और पाकिस्तान की सरकारें एक साथ मिलेंगी, एकजुट होंगी और इस ट्रीटी की इंप्लीमेंटेशन से लेकर जो भी हर्डल होंगे, जो भी टर्म्स होंगी, उनको रिजॉल्व करने का काम करती हैं दोनों कंट्रीज की सरकारें। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी में। कितने बार मिलना होता है इसको एक साल में, इस परमानेंट इंडस कमीशन को? इट इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट, साल में एक बार तो मिलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट साल में एक बार तो मिलना ही है। अब दिमाग में आपके क्वेश्चन आएगा, यार चलो इस साल में अगर मिनिमम एक बार भी मिलते हैं, दोनों उत्तेजित तो होते नहीं होंगे, एक दूसरे से मिलने के लिए उत्साहित तो होते नहीं होंगे। ये 118वीं मीटिंग थी, 118th मीटिंग। देश को आजाद हुए 75 साल पूरे नहीं हुए हैं, दोनों साथ में ही आजाद हुए थे ना, मिडनाइट का फर्क है, बस कुछ घंटों का फर्क है। ये कैसे 118 मीटिंग कैसे? क्योंकि शुरू में ना लड़ाइयां बहुत रहती थी इनकी इंडस को लेकर, और बाद में विवाद हो जाते हैं, तो बार बार इनकी मीटिंग होती रहती है। अब मीटिंग कैसे होती रहती है जब दोनों पार्टी इंटरेस्टेड ही नहीं है? बीच में एक दलाल है जो इनकी मीटिंग करवाता है, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी को साइन करा गया था 1960 में भारत और पाकिस्तान की सरकार के द्वारा। दलाल है इसमें वर्ल्ड बैंक, जो कि थर्ड पार्टी गारंटर है, ठीक है। इसी ने दोनों पार्टीज को, दोनों कंट्रीज को टेबल पे बुलाया ताकि वो आपसी समझौता कर सके कि इंडस नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसका पानी किस प्रकार से दोनों देशों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करने वाला, क्योंकि हमने हिस्ट्री से इसको कवर करा था और हमने सारी ट्रिब्यूटरीज इसकी पढ़ी थी, ठीक है। ये है क्या इंडस वाटर ट्रीटी? ये एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है, सिर्फ वाटर के से रिलेटेड है ये ट्रीटी। ये याद रखना, यूपीएससी फंसा सकता है आपको कि इसके अंदर और भी बातें करी गई हैं, ये भी टर्म्स एंड कंडीशन है, बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर भी बातें होती है। जी नहीं होती, सिर्फ वाटर डिस्प्यूट के ऊपर बातें होती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ वाटर डिस्प्यूट के ऊपर बातें होती है, ना कि बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर, पानी ना कि जमीन, ठीक है। ये लिमिट करता है दोनों कंट्रीज के राइट्स को कि, और दोनों कंट्रीज का एक ऑब्लिगेशन, मतलब बांध देता है उनको कि तुम्हें इंडस नदी का जो इंडस सिस्टम जानते हो ना, मैंने बताया था हिस्ट्री में उस क्लास में कि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज को कंबाइंडली हम लोग इंडस सिस्टम बोलते हैं। कि बोलता है वर्ल्ड बैंक कि बेटा देखो तुम दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, आपस में लड़के मत रहो। अब इंडस नदी का फ्लो तो दोनों कंट्रीज रोक नहीं सकते हो, तो एक अच्छी चीज करते हैं कि छह नदियां हैं टोटल मिलाकर, 3 तुम रख लो, 3 तुम रख लो। तो हुआ क्या, अब क्योंकि यहाँ पर 6 मेन नदियां हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो सारी मिलाकर, तो 3 ईस्टर्न रिवर्स RBS, रवि, ब्यास, सतलज,
इसको दे रखा है कि इसको एक्सक्लूसिवली सिर्फ इंडिया यूज करेगा। एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम, चेनाब, ICJ ये पाकिस्तान को दिया गया है और इंडिया को, लेकिन देखो अब हमारे पास एक एडवांटेज है, रवि, ब्यास, सतलज को एक्सक्लूसिवली इंडिया को दिया गया है, लेकिन वेस्टर्न रिवर्स ना इंडस, झेलम, चेनाब एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान को नहीं दिया गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। इंडस के ऊपर हर साल हर ऑल्टरनेटिव ईयर में क्वेश्चन बनता है, जैसे इस साल नहीं आया, पिछले साल आया था, उससे पहले साल नहीं आया, उससे पहली बार आया था, अब 2023 में पूछा जा सकता है, ठीक है। जो रिवर्स ICJ पाकिस्तान को दी गई है, पाकिस्तान उसका मालिकाना हकदार नहीं है। इंडिया को कुछ राइट्स हैं कि इंडस, चेनाब और झेलम पे भी इंडिया कुछ एग्रीकल्चर, नेविगेशन, डोमेस्टिक यूज के लिए या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट जो वहां पर चल रहे होंगे उनसे कुछ बेनिफिट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इंडिया का कहते हैं ना पलड़ा भारी है, ठीक है। एक बात याद रखना, क्या कभी ऐसा हो सकता है अगर कोई आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि या फिर प्रिम्स के अंदर स्टेटमेंट आ जाए इंडस वाटर ट्रीटी से क्या कोई कंट्री विड्रॉ कर सकती है? हम तो नहीं मान रहे बात, वर्ल्ड बैंक की बात क्यों माने? अब यहां पर एक बात याद आपने ध्यान दी, यहां पर कल को कुछ भी आ सकता है, UN, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, बैंक का कभी काम नहीं होता पानी के इश्यूज को सॉल्व करवाना, लेकिन क्योंकि UN से रिलेटेड है इसलिए यहां पर ये थर्ड पार्टी के एंटर बनकर आया, इसलिए मैंने इसको इज्जत ना देके दल्ला बोला, इसलिए मैंने इसको, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी में भले ही वो दलाल ने साइन करवाई है, दोनों की ट्रीटी आपस में उसने ब्रोकर करवाई है, मतलब दोनों पार्टीज को टेबल पे बिठाया है। यूनिलेटरल एग्जिट प्रोविजन नहीं है इसके अंदर। यूनिलेटरल एग्जिट प्रोविजन का मतलब क्या है? मेरी बंदी से ब्रेकअप हो गया, हमारी कॉमन फ्रेंड है, वो कह रही दीपांग क्या लगा रखा है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बन रखे हो, आओ शाम को आओ, हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठ के CC कैफे कॉफी डे में बैठ के बात करते हैं। वो मेरी तरफ नहीं देख रही, मैं उसकी तरफ नहीं देख रहा, मैं कह रहा हूं मुझे नहीं बात करनी, जो हो गया अब सब खत्म हो गया, मैं मूव ऑन कर चुका हूं, मैं वहां से उठ के चला गया। लेकिन यहां पर इंडिया पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकते, ब्रेकअप चल भी रहा है, रहना है तो रहो, नहीं रहना फिर भी रहना पड़ेगा, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी का कोई यूनिलेटरल एग्जिट प्रोविजन नहीं है और ये फोर्स में तब तक रहेगी जब तक वर्ल्ड बैंक ने बोल रखा है तुम लोग दूसरे जितने एग्रीमेंट तुम्हारे बीच में साइन हो रखे हैं A to Z सारे मसले सॉल्व नहीं कर लेते हो, उसके बाद हम इस पानी की चर्चा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरा आर्टिकल ही वैसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैप देखना है तो देख लो, ये रहा इंडस, इसकी ट्रिब्यूटरीज इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ठीक है। और यहां पर डैम है बागरा नंगल और यहां पर एक प्रोजेक्ट है सलाल प्रोजेक्ट। आप मुझे होमवर्क में ये बताओगे ये सलाल प्रोजेक्ट कौन सी स्टेट का पार्ट है और भाखरा नंगल कौन सी स्टेट का पार्ट है, ठीक है। आप दोनों मुझे इसकी स्टेट मेंशन करके दोगे, ये दोनों कौन से राज्य के प्रोजेक्ट है, ठीक है। कुछ आंकड़े रिलीज हुए हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपके काम आ जाएगा। फिस्कल डेफिसिट इंप्रूव हो गया है 6.7% तक और GDP और GVA के बीच में एक बिग गैप देखने को मिला है। अब यार मैं तो पहली बार तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है GDP GVA होता क्या है, इस आर्टिकल में जानते हैं। देखो आंकड़े जो रिलीज करता है हमारे देश में फिस्कल डेफिसिट के या फिर इंडियन इकोनॉमी की कोई भी स्टैटिस्टिक्स, वो एक डिपार्टमेंट है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसका पूरा नाम पहले ना NSSO हुआ करता था, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, अब इसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बोलते हैं। इसने कुछ ना एस्टिमेट्स, मतलब ये प्रोविजनल एस्टिमेट्स और ये सब छोड़ो, कुछ बस इसको ऐसा मानो कुछ आंकड़े रिलीज करे हैं इसने नेशनल इनकम के ऊपर और GDP का चौथे क्वार्टर में कितनी ग्रोथ रही है 2021-22 में वो रिलीज करा है। अब ये क्वार्टर क्या होते हैं एक बार बता देता हूं, पूरे साल इसको याद रखना। साल में होते हैं 12 महीने, 3-3 महीने के हम लोग इंडियन इकोनॉमी में 4 क्वार्टर बनाते हैं। पहला क्वार्टर चलता है जनवरी से मार्च तक, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हो गया साल कंप्लीट। ये 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अलावा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेटा रिलीज करा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा दो उसको, ये वैसे आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपके काम आएंगे। देखो सबसे पहले तो आपको ये कंसेप्ट आ सकता है, आपके दिमाग में शंका हो सकती है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है सर, एक लाइन में मुझे बता दो। तो देखो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ध्यान से सुनना यार। अगर मैं ये सोच के चल रहा हूं कि इस महीने ना मुझे iMac खरीदना है, एक कंप्यूटर खरीदना है या कोई लैपटॉप खरीदना है, ठीक है,
अब क्या है यार, मेरे और भी खर्चे हैं, मुझे अपने रूम का किराया भी देना है, मुझे कोचिंग की फीस भी देनी है, मुझे मटेरियल भी लेकर आना है, मुझे अपने राशन का भी इंतजाम करना है। अब मैंने कैलकुलेट करके ही देखा भाई साहब कि मेरा ना आंकड़ा ज्यादा बन रहा है, इतनी तो यार मंथ के एंड में मेरे बच नहीं पाएंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने अंकिता से ना कुछ पैसे बोरो कर लिए, मैंने मयूर से कुछ पैसे बोरो कर लिए, ताकि जो मेरी एक्सपेंडिचर होने वाली है, क्योंकि मुझे लैपटॉप लेना जरूरी है, इस मंथ मुझे क्लासेस लेनी है, और बड़े सारे बच्चों ने मेरे फाउंडेशन कोर्स का एनरोल कर लिया है, लेकिन मैं टैबलेट्स उनको नहीं पढ़ा सकता, मुझे लैपटॉप चाहिए। तो मैंने इनसे बोला, मेरे दोस्त हैं ये, कि यार तुम लोग मुझे पैसे दे दो थोड़े से, फाउंडेशन कोर्स की जैसी फीस आएगी मेरे पास, मैं तुम लोगों को पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है। टोटल बोरोइंग जो सरकार करती है अपने हायर एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, वो फिस्कल डेफिसिट होता है। इसका मतलब मैं एक प्रकार से घाटे में बंधा हुआ हूं, अभी मैं भी फ्री नहीं हूं। मैंने लैपटॉप ले लिया है, इसका मतलब मेरे ऊपर एक बोरोइंग का साया मंडरा रहा है मेरे सर के ऊपर, मुझे क्योंकि अंकिता और मयूर के पैसे वापस करने हैं, ठीक है। तो अभी ये ना 6.7% चल रहा है जीडीपी का, मतलब टोटल जीडीपी जितनी है, सरकार ने 6.7% जीडीपी का मतलब जो है वो बोरिंग रिक्वायरमेंट्स मीट कर रखी है। सोचा ये गया था 6.9 होगी, लेकिन अच्छी बात यह कि कमी है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जितना कम होना चाहिए उतना बढ़िया होता ना, बोरिंग रिक्वायरमेंट्स नहीं होनी चाहिए ना सरकार की। बोरो क्यों करना भाई किसी से, पैसे मांगना की अच्छी बात होती है, किसी से नहीं होती अच्छी बात बिल्कुल भी। भिखमंगापन क्यों करना है किसी से, कल को फिर कोई आपको सुनाए तू मैंने तेरी मदद करी थी वो करी थी। तो सरकार जब बोरो करती है, बोरो कहां से करती है वो मैं आपको इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर में कवर करवाऊंगा, सिंपल भाषा में बता देता हूं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से बोरो कर सकती है, दूसरी कंट्री से बोरो कर सकती है, इस देश से भी बोरो कर सकती है जनता से। कैसे? कुछ पेपर्स के थ्रू, और उसके थ्रू काइंड ऑफ मतलब आप ये मान लो एक प्रकार से स्टॉक मार्केट के जैसे पेपर्स होते हैं, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सब के थ्रू बोरो कर सकती है। बहुत मैकेनिज्म होते हैं, मैं आपको वो चैप्टर पढ़वाऊंगा, अभी आपके दिमाग में वो कहानी घुसेगी नहीं, तो अभी छोड़ दो। लेकिन इतना समझ लो, सरकार दो चीजें बोलता हूं, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल, दोनों से बोरो करती है। फिस्कल डेफिसिट कवर हो गया, बताओ बेसिक तरीके से। आगे बढ़ू, ठीक है। अब देखो रियल जीडीपी, आप कहोगे जीडीपी क्यों नहीं बोल रहे हो सर, रियल क्यों बोल रहे हो, नकली क्या होती है फिर? नकली कुछ नहीं होती, देखो दो जीडीपी होती है, एक होती है रियल और दूसरी होती है नॉमिनल। नॉमिनल जीडीपी ना फेक जीडीपी होती है, जिसको हम लोग अपने देश में इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। इसको कहते हैं तू गद्दार है, तू रिलेशनशिप और शादी के लायक नहीं है, बाहर निकल जा, ठीक है। हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं रियल जीडीपी को। रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है, हम लोग यहाँ पर प्राइजेस को ना आज के टाइम में कैलकुलेट नहीं करते हैं। जैसे मतलब मान लो एक एग्जांपल बताता हूँ, नॉमिनल जीडीपी ना हमेशा प्राइजेस को कैलकुलेट करता है 2022 के बेसिस पर, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में नहीं, मतलब वर्ल्ड की किसी भी इकोनॉमी में सवाल ये उठता है, भैया तुम करंट ईयर जो ईयर चल रहा है उसके प्राइजेस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? आप मुझे बताओ 2022 के प्राइसेस को कैसे कैलकुलेट कर लूं? 6 महीने साले और बाकी पड़े हैं, कैसे कर लूं मैं कैलकुलेट? अगर मुझे कोई ये बता दे इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ 2022 में कैसी जा रही है, मैं कहूंगा ये फेक है भाई। कल को अगर चौथी वेव आ गई, फिर 6 महीने दोबारा बर्बाद हो गए, भगवान ना करे फिर, तो मैं कहूंगा यार सोचने वाली बात तो है, क्योंकि फ्यूचर तो किसी के हाथ में नहीं है। 2020 में भी सबने ऐसा सोचा था, हम इस साल ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, शादियां करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कोविड आया, धज्जियां उड़ा के ले गया सबकी फाइनेंशियल स्टेटस की, जिंदगी की। तो मैंने कहा यार मुझे मेरी लाइफ का बेस्ट सिनेरियो कौन बता सकता है? तो मेरे दोस्त ने बोला भाई देख, तू जो है ना, तेरी रिफ्लेक्शन तेरे पास से है। दिपांग को दिपांग वो चीजें बनाती है जो 1995 से लेकर 2021 तक जैसा दिपांग रहा है, नॉट 2022 में जैसा वो है, क्योंकि 2022 तो चल रहा है ना। दिपांग अगर मर गया इस साल तो कुछ हो गया, अगर ऐसा तो यहां पर हम लोग पास्ट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बेस ईयर के प्राइसेस को रखते हैं 2011-12, जिसको हम लोग बोलते हैं हमेशा पुराने बेस ईयर। तो आपको यहां से क्वेश्चन भी पता लग गया कि इंडिया ने कितना बेस ईयर रखा हुआ है अपने रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। 2011-12 रखा हुआ है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। रियल जीडीपी हमने ये देखा, मतलब एक्चुअल जीडीपी जो होती है, सिर्फ आप इतना समझो जीडीपी मतलब रियल जीडीपी, ये हमारी ग्रो हुई 8.7% के रेट से 2021-22 में, मतलब 2021 से लेकर 22 तक। ग्रॉस वैल्यू एडेड बढ़ा हमारा 8.1%। क्वेश्चन ये बन सकता है कि जीडीपी ज्यादा बढ़ा या जीवीए ज्यादा बढ़ा, तो आप बोलना जीडीपी ज्यादा बढ़ा एट रियल जीडीपी ज्यादा बढ़ा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है यार आप सर ये बताए जा रहे हो जीडीपी जीडीपी जीवीए, हमने तो इकोनॉमिक्स ही नहीं पढ़ी, मैं तो दूर दूर तक नहीं जानता और मुझे सबके सामने पूछने में शर्म आ रही है। तो ये दो चीजें सुन लो, अब शर्म नहीं आएगी। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी ना
कंट्री की नेशनल इनकम को बताता है कि भैया देश में आमदनी कितनी हो रही है, पूरे देश की आमदनी कितनी है एज कम्पेयर टू अमेरिकन इकोनॉमी, ब्राजीलियन इकोनॉमी, यूक्रेनियन इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, नेपाल इकोनॉमी, पाकिस्तान इकोनॉमी, मेरी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा ग्रो कर रही है, कितनी ज़्यादा किसी से आगे या पीछे है। कैसे निकालता हूँ मैं इसको? जितने खर्चे हो रखे होते हैं एक साल में पूरे देश में, उन सबको ऐड कर कंप्लीट, ये सिर्फ टीजर दिया मैंने आपको, ट्रेलर और पिक्चर में आपको नितिन सिंघानिया में दिखाऊंगा, सिर्फ सुन लो अभी जितना है, क्योंकि मैं इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता सकता और मैं बताना भी नहीं चाहता। करंट अफेयर है भाई, मुझे महाभारत के ग्रंथ थोड़ी ना लिखवाने हैं, ऐसे कोर्स थोड़ी ना कंप्लीट हो पाएगा। जीवीए क्या होता है? यहां पर देश के अंदर एक साल के अंदर जितना भी प्रोड्यूस हुआ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं टोटल आउटपुट, मतलब कार, टूथब्रश, टूथपेस्ट, जूते, जीन्स, कुछ भी चीज एक साल के अंदर जो प्रोड्यूस हुई है, टोटल आउटपुट, और एक साल के अंदर एक एक लोगों की इनकम, जिसको हम लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम, मतलब एक एक इंडिविजुअल की इनकम, मेरी इनकम, अंकिता की इनकम, आशमा की इनकम, कशिश की इनकम, हर किसी की इनकम, इन सब को जब हम टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड कर देते हैं एक साल के अंदर, वो हमें देता है जीवीए। तो कुछ आंकड़ा है क्या इसका? जीडीपी निकालने का तरीका ये होता है, आप जीवीए को प्लस करो, सरकार की जितनी इनकम हुई है एक साल में, जितने भी टैक्सेस आए हैं सरकार के पास, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनको ऐड करो, सब्सिडीज को माइनस कर दो उसके अंदर से। माइनस क्यों कर दो भाई? सब्सिडीज को की बर्डन होता है। फेयर प्राइस शॉप पे जो गरीबों को राशन मिलता है भाई, वो बर्डन ही तो है। मैं 45 रुपए किलो चावल खरीद रहा हूँ, 45 2 रुपए के 20 किलो कोई चावल थोड़ी ना मिलते हैं, 4 रुपए का कोई गेहूं थोड़ी ना मिलता है 15 किलो, लेकिन सरकार फिर भी देती है गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए। है तो वो बर्डन ही ना। मैं अच्छी और बुरे मकसद की बात नहीं कर रहा, मैं बर्डन की बात कर रहा हूं। कल को भाई मैं मान लो कि इलॉन मस्क जितना अमीर हो गया मैं, ठीक है, अब अगर मैं सोच रहा हूं कि वर्ल्ड से या इंडिया से मुझे गरीबी हटानी है और मैं पैसे बांटता चल रहा हूं सबको, या फिर राशन बांटता चल रहा हूं, यार वो है तो मेरे ऊपर बर्डन ही ना। कमा तो मैं रहा हूं ना, मेरी कमाई है ना वो, मैं तो सिर्फ राहत पहुंचा रहा हूं ना सबको। अच्छा मकसद है मेरा, सब कुछ है, मैं किसी को कुछ गिनवा नहीं रहा, लेकिन फिर भी बर्डन तो है ना मेरे ऊपर। मैंने किसी मंदिर में मैं वादा कराया, किसी दरगाह पे जाके मैं वादा कराया कि कल से खिचड़ी यहाँ पर मैं बनवाऊंगा, कल से पूड़ी और सब्जी का भोग मैं चढ़वाया करूंगा अगले 1 साल तक। भाई बर्डन तो है ना मेरे ऊपर, प्रेशर तो है ना कि कल को मेरी रेवेन्यू अगर इनकम यार रुक गई तो भाई मेरा तो सारा सिर्फ अल्लाह और भगवान है, यही चीज है। तो इसलिए सब्सिडीज को हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो फिर वही बता रहा है कि कोविड-19 के बाद जो महामारी, ये उसकी वजह से महामारी आई थी, इकोनॉमी अभी भी रिकवर कर रही है, ये सब छोड़ो। और वो कह रहा है कि कोविड के बाद ना जो थोड़े बहुत प्राइसेस बढ़ गए हैं, कमोडिटी के प्राइसेस जो बढ़ते हुए दिख रहे हैं हम इंडिया के अंदर, वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ओमिक्रॉन का जो सर्ज आया था वो, और यूक्रेन वॉर की वजह से कमोडिटी के प्राइसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और सप्लाई जो हो गई है वो कम हो गई है। सप्लाई क्यों कम हो गई है? इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इस इंटरनेशनल वॉर की वजह से, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ बतानी थी आपको, कहाँ गया वो? हाँ, जो फर्स्ट क्वार्टर गया है हमारे देश का फाइनेंशियल ईयर 2022 में, इस साल मतलब जनवरी से लेकर मार्च तक, उसमें एक चीज रखना, सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन से सेक्टर की रही है ये ध्यान से सुन लो। ये आपको दिख रहा है 4-4 के पेयर बना रखे हैं इन्होंने, ब्लू, रेड, ग्रीन, ये लाइट ब्लू कह लो, उसको वॉयलेट कह लो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ सबसे ज्यादा रही है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, फिर सर्विस सेक्टर की, और सबसे कम ग्रोथ रही है एग्रीकल्चर की। बताओ, साले सबसे ज्यादा लोग इस सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड हैं, लेकिन फिर भी ये कंट्रीब्यूट नहीं करता। लेकिन इसकी कंट्रीब्यूट की दिशा में यूरिया, नैनो टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर के अंदर ये कुछ कदम है जो लिए जा सकते हैं, ठीक है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई, इंडिया ने यहां पर एक चीज को अपोज करा इस मीटिंग में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस मोरेटोरियम। अच्छा, कोविड के टाइम में मोरेटोरियम दिया गया था। क्या होता है मोरेटोरियम? थोड़ी सी राहत, मतलब, है ना। जैसे मतलब मान लो मुझे गाड़ी का लोन वगैरह पे करना था, या किसी चीज की फीस पे करनी थी स्कूल वगैरह की, तो मोरेटोरियम मिल गया था उसमें। मोरेटोरियम का मतलब क्या? ये अभी से मत करो, आप पे 6 महीने बाद कर देना जब कोविड खत्म हो जाएगा और तुम जॉब पे वापस चले जाओगे। यही था ना मोरेटोरियम, याद है ना तुम्हें? यही था ना। लेकिन सब बेवकूफ बनाने वाली बातें थी, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। लिया तो लिया ही, स्कूल वालों ने फीस तो ली है, हर चीज ने पैसे तो लिए ही हैं। कोविड के बाद बल्कि ज्यादा लोगों की कमर टूट गई है। सही बात है। 1998 से होता क्या है, WTO कंट्रीज ने ये एग्री करा था
कि वो किसी भी प्रकार की कस्टम ड्यूटीज को नहीं लगाएंगे एक दूसरी मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे कभी भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएगी। किस चीज पर? अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज का ट्रांसमिशन होता है दोनों कंट्रीज के बीच में, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। जैसे अब यहां पर गुड्स कैसे, अगर अमेरिका के किसी बैंड का एल्बम या कोई बुक, कोई नॉवल, हैरी पॉटर की नॉवेल्स अगर इंडिया में इंट्रोड्यूस होना चाहती है, हैरी पॉटर की मूवी यहां पर आना चाहती है, टाइटैनिक की मूवी यहां रिलीज होना चाहती है, ठीक है, तो इस प्रकार के म्यूजिक और ई बुक्स के ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी और कोई सर्विस के ऊपर भी नहीं लगेगी। जैसे टी सीरीज की तरह कोई अमेरिकन कंपनी यहां पर अगर अपनी फ्रेंचाइजी खोलना चाहती है या कुछ म्यूजिक रिलीज करने के लिए कुछ यहां पर शूटिंग करना चाहती है तो कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। अब ये जो मोरेटोरियम है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के ऊपर, इसको बार बार पीरियोडिकली एक्सटेंड करते रहे हैं, WTO करता रहा है। अब इससे ना दिक्कत ना डेवलपिंग कंट्रीज को है। क्यों है अभी बताता हूं, अभी थोड़ा पेशेंस रखो, अभी बताता हूं। देखो है क्या, सबसे पहले तो आप एक चीज एग्री करो कि डिजिटल ट्रेड जो है ना वर्ल्ड के अंदर, जितना भी डिजिटल व्यापार होता है वो बिग टेक और डेवलप कंट्रीज डोमिनेट करती हैं। यार ये चीज तो आप एग्री करते हो ना कि आप एक मुझे बात बताओ, इंडिया या फिर यूरोपियन कंट्रीज डिजिटल एज की दिशा में किसने महारत प्राप्त करी है? बताओ कौन ज्यादा आगे है? डेफिनेटली यूरोपियन कंट्री ज्यादा आगे है ना। मेड इन इंडिया डिजिटल प्रोडक्ट्स आपको दिखते हैं अमेजन पे या कहीं पर भी? बताओ, नहीं दिखते ना। तो ज्यादातर डिजिटल ट्रेड तो बिग टेक और डेवलप कंट्रीज ही मतलब वो करती है, मतलब बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज और डेवलप कंट्रीज के अंदर जो कंपनीज है वही है ना। तो ये मोरेटोरियम जो है, ये जो छूट है, ये जो दी जाती है कि कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाओगे, ये डेवलप्ड नेशंस को फेवर करती है। अब इस आर्टिकल को मैं थोड़ा सा डिकोड करके आपको समझाता हूं। जैसे यूपीएससी के लिए ना, मान लो कि यूपीएससी के लिए मान लो आप एक ना, क्या बोलूं मैं, हिस्ट्री की एक बुक रिलीज कर रहे हो आप, ठीक है, एक मैं रिलीज कर रहा हूं बुक, मेरे 5000 सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे और आप आज ही आज आए हो। आपको क्या लगता है लोग किसकी बुक ज्यादा खरीदेंगे, चाहे भली मतलब क्वालिटी मेरी खराब हो या आपने कितनी भी मेहनत से लिखी हो? बताओ, मेरी खरीदेंगे ना। अब होगा क्या, जब इस पे मुझे कस्टम ड्यूटी मिल गई कि मुझे अगर तुम्हारे एरिया में, तुम्हारी स्टेट, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में अपने कोर्स को, अपनी बुक्स को अगर बेचना है और उसके ऊपर तुम कोई टैक्स भी नहीं लगा सकते, तो इसका मतलब तो ट्रू आइज का कोर्स और ट्रू आइज की किताबें ही बिकती रह रही ना हर जगह। इसका मतलब तो मयूर का, शैली का, अंकिता का, अनुज का तो दूर दूर तक नाम ही नहीं है, उनका तो कभी कुछ बिक ही नहीं पाएगा। तुम लोग डिमांड WTO से बार बार ये कर रहे हो, सर हम लोग अभी डेवलपिंग हैं, आप टैक्स लगाना शुरू कर दो ना, ताकि हम भी अगर उधर भेजे तो वो हम पे टैक्स लगाते। लेकिन अगर वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में रिलीज करना चाह रहे हैं अपने बुक्स वगैरह को, अपने कोर्स को, तो हम भी उन पे टैक्स लगा सकें, क्योंकि सर हमारा तो कुछ बिक ही नहीं रहा है। वर्ल्ड में सारी हाईटेक और डिजिटल चीजें तो सर उन्हीं की हैं। अब समझ में आया चीज क्या हो रहा है? इशू समझ में आया है ना? ये चीज है। इंडिया जो है, इंडिया ने बड़ी सारी ज्वाइंट सबमिशन की। ज्वाइंट सबमिशन मतलब दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलकर कि मोरेटोरियम के सर जी बहुत ज्यादा एडवर्स इंपैक्ट है, प्लीज हमारी कमर मत तोड़ो। अब इंडिया ने कुछ आंकड़े बताए, 1998 से ये चीज चली आ रही ना, इंडिया ने कुछ आंकड़े बताए, डेट याद नहीं रखनी है, लेकिन इंडिया क्या कहता है, इंडिया कहता है सर जी अभी तक हमें बहुत सारी कंट्रीज के साथ मिलकर ज्वाइंट रिक्वेस्ट जो करी, उन सारी कंट्रीज ने कहा, डेवलपिंग कंट्रीज ने, सर जी अभी तक जो हमें टैरिफ रेवेन्यू से जो प्राप्ति हो सकती थी ना, टैक्स लगा लगा के, आपने हमारा बेड़ा गर्क करवा दिया, भट्टा बिठा दिया आपने हमारा। इंडिया हर साल, इंडिया जैसी कंट्रीज हर साल $500 मिलियन लूज कर देते हैं एनुअली। क्यों कर देते हैं? अगले पॉइंट पे आओ। उन्होंने बोला सर जी हमारे देश में पहले ना सीडी यूज हुआ करती थी जब हम छोटे थे, हम सीडियां खरीद के लाते थे बाहर वाले भैया की शॉप से, और फिर उसको कंप्यूटर वगैरह में एक बटन दबाकर डिस्क निकलती थी, उसमें हम लोग लगाकर देखते थे। हम लोग सर कभी भी ई बुक्स नहीं पढ़ते थे जैसे आज हम ये पढ़ रहे हैं सामने अपने लैपटॉप पे खोल कर ये बैठ करिए। हम लोग फिजिकल बुक के दीवाने थे। ये सब चीजें सर जी अमेरिका ने, यूरोपियन कंट्रीज ने ये सब इंट्रोड्यूस करा। हम तो जानते भी नहीं थे कि पीडीएफ फॉर्मेट में बुक पढ़ी जा सकती है या फिर मूवी वगैरह बिना डीवीडी के देखी जा सकती है। आपने जब इसे हमारी कंट्री में लॉन्च कराया, बड़े सारे लोगों ने तिकड़म निकाली कि हम भी डीवीडी ना लॉन्च करके, हम भी बुक्स ना लॉन्च करके, हम सब कुछ ऑनलाइन कर देंगे। करोड़ों लोगों की सर अब जॉब खा गए हमारे देश के अंदर, उनका कारोबार चलता था। शनि बाजार, मंगल बाजार जैसी जगह पर जब वो सीडी बेचते थे 50-50, 25-25 रुपए में,
कुछ तो रेवेन्यू प्राप्त होता था उन्हें। तुम लोगों ने देखा था ना, हम सब तो एक ही एज के लोग हैं। अभी 10 साल पहले तुमने देखा था ना, कोई भी मूवी रिलीज होती थी, बड़ी उसकी घटिया क्वालिटी होती थी, हम लोग सीडी ला कर देखते नहीं थे उसको, जल्दी जल्दी करते थे कि नहीं करते थे? कोविड से, है ना, हाँ, कोविड से पहले मुझे एक बार बताओ, ये ई बुक कभी भी हमने पढ़ी है? मैं तो आज भी इसके खिलाफ हूँ, पीडीएफ और इस फॉर्मेट के खिलाफ। तुम कभी भी कुछ आंसर ना लिखो, क्या तुम मुझसे यूपीएससी निकाल सकते हो सिर्फ लैपटॉप से पढ़ कर? बताओ। नहीं ना, ये सब चीजें तो अमेरिका के लोगों की थोपी गई चीजें है ना। उसके बाद सर, अब आप नई बात कर रहे हो 3D प्रिंटिंग की। 3D प्रिंटिंग पता है क्या होता है? आप इंक डाल के रख दो, आप ना उससे मतलब एक टॉय बना सकते हो, एक बटन दबा के अपने आप वो बन जाता है। जैसे एक मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी है। आप एक पेन ड्राइव लगाते हो, कुछ इंक इसके अंदर, इस मशीन के अंदर इंसर्ट होती है, और देखना इससे कितने सारे इंसानों का कारोबार छीन सकता है। जस्ट सी दिस। कुछ लेजर 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 होता रहा, धीरे 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 करके लो भाई, टॉय बोट बन गई एक। इसका मतलब अभी तक अगर मैं मैकडोनल्ड में मैं मील लेता था अगर एक टॉय के लालच में, अब तो वो मुझे लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कोई भी टॉय बना लूं यहां से। जिस लड़की से मुझे प्यार है मैं उसका थोपड़ा लगा के रख लूंगा मैं तो अपने घर में, उसका टॉय मॉडल बनाकर। खतरनाक चीज तो है ही है। कितने लोगों की जॉब खा जाएगा जो अभी तक मैन मेड गुड्स वगैरह वो बनाते थे, है ना। ये लो, उसने खींच लिया, देखो ये बनाकर, कलर चेंज कर दिया। लो, कोई कह रहा मुझे रेड कलर पसंद नहीं, मुझे गोल्डन में चाहिए। लो, कोई कह रहा मुझे ना वास चाहिए बहुत प्यारा सा। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे डिमांड करी है, मुझे ना फ्लावर्स रखने हैं दिमाग, जो तुम डेली मुझे रोजेस देकर जाते हो, मेरे पास रखने की कुछ जगह नहीं है। मैं कहा लो बेबी अभी रुको, तुम अभी देता हूँ मैं तुम्हें, ये लो, ये बनाकर रख दिया मैंने से। हाँ, अब ये देखो, जैसे एक टॉय बना रहा है, देखते हैं क्या बना रहा है। ये लो, कितना बेहतरीन इसने एक एलियन बना दिया। इसी को बस थोड़ा सा डिजाइन शेप वगैरह कर लो, देखो चाकू से पीछे से निकाल रहा है, लो अलग कर दिया, कितना बढ़िया। देखो कलर करके क्या कर दिया। मैं इसको बेचने अगर लगूं अपनी, मैं तो ऑनलाइन अमेजन पे एक शॉप खोल सकता हूं मैं तो उसको रख के। ये देखो अब क्या बना रहा है ये देखो कितना बेहतरीन नमूना इसने बना दिया, समझ गए। अब देखना आगे, ये कह रहा है इंडिया WTO से, सर जी ऊपर से 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, आप एक न्यूक्लियर मिसाइल हमारे ऊपर छोड़ने वाले हो। अगर ये डबल हो गया टेक्नोलॉजी, मतलब जिस रेट से अगर ये ग्रो हो रही है, तो क्रॉस बॉर्डर फिजिकल गुड्स का जितना ट्रेड होता है 40% रिप्लेस हो जाएगा। और जितने मर्चेंट्स, कारोबार, जिनका कारोबार है समुद्र के किनारे, शिप्स का धंधा, ठीक है, गुड्स बनाने का धंधा, 2047 तक 40% तो एक खत्म ही हो जाएगा। और जिसकी वजह से और रेवेन्यू लॉस होगा हम जैसी कंट्रीज को, क्योंकि लोग फिर क्या करेंगे। ये टेक्नोलॉजी बनाना कोई बहुत अच्छी बात है, बताओ जरा मुझे। लोगों के पास तो काम धंधा ही नहीं रहेगा ना, सुसाइडल रेट्स बढ़ जाएंगे 2050 तक आते आते बहुत ज्यादा। आप लोग देखोगे अपने सामने, 2050-60 आने दो, हमारी एज बढ़ने दो, उस टाइम पर हम लोग को 50-55 का होने दो, देखना वर्ल्ड के अंदर कितनी त्राही त्राही मचेगी। सब कुछ होगा, सारी फैसिलिटी होगी इंसान के पास, लेकिन फिर भी वो नस काट काट के ही मरेगा अपनी, ठीक है। इसी को देख लो, गवर्नेंस की दिशा में, पुलिसिंग की दिशा में, महिलाओं की रक्षा की दिशा में कितनी ज्यादा मैन पावर की जरूरत है। जॉब ही नहीं है, लेकिन यूपीएससी में निकल रही है 72 सीटें जनरल कैटेगरी के लिए, उससे भी कम। जनरल कैटेगरी में भी कोटे आ रहे हैं, इसमें कोटे आ रहे हैं, उसमें कोटे आ रहे हैं। देश में चलता क्या है, सिर्फ एक फेवरेट इशू, हिंदू मुसलमान। उसके बाद अगर इस मोरेटोरियम को अलाउ कर दिया गया, ठीक है, नहीं मतलब सॉरी, मोरेटोरियम को अगर ये मतलब बंद कर दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट होगा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ताकि वो भी डिजिटल एडवांसमेंट की दिशा में अपने एक जगह बना सके और इंपोर्ट्स को रेगुलेट कर सके, कि ऐसा नहीं डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो डंप करती जा रही हैं गुड्स, और ये भी रेवेन्यू जनरेट कर सके, ठीक है। मोरेटोरियम जनरली जो है जिनको मिल जाता है, मतलब ये डेवलप्ड कंट्रीज को जो मोरेटोरियम फेवरिंग कंट्रीज है, जो चाहती है कंटिन्यू रहे, वो ये कहती हैं, मतलब अमेरिका जैसी यूरोपियन इकोनॉमी पता क्या कहती हैं, कह रही है इसका ना डिस्टॉर्टिव इफेक्ट होगा, कि तुम ना डिजिटल इकोनॉमी जो हम लोग चाहते हैं वर्ल्ड में लाना, उसकी ग्रोथ को तुम रोकोगे। उनको तो फायदा ही मिल रहा है ना, जिसको फायदा मिल रहा है वो तो फालतू की आर्ग्यूमेंट दे गई। लास्ट टॉपिक, सेंटर जो है उसने जीएसटी का कंपनसेशन अभी तक जितना ड्यू था वो सारा का सारा क्लियर कर दिया है।
स्टेट्स ताकि जो राज्य अपने रिसोर्सेज अच्छे से मैनेज कर पाए, उनके पैसे का जो फ्लो रोक रखा था उसको, और अपने प्रोग्राम्स वगैरह जितने भी स्टेट के प्रोग्राम जो चलते हैं या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स होती हैं जिसमें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट आपस में पैसा देते हैं, तो स्टेट्स के पास पैसा बहुत कम बचा हुआ था कोविड-19 के बाद। तो इसके लिए जीएसटी से जितना रेवेन्यू का जो ड्यू था वो सारा का सारा सेंटर ने क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब जीएसटी क्या होता है? जीएसटी ना एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है कि मतलब जिस जगह पर हिंदुस्तान के जिस कोने में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ है वो वहीं से टैक्स लगना स्टार्ट होता है। किस पे लगता है? क्या सिर्फ गुड पे लगता है, सर्विस पे लगता है? जी नहीं, दोनों पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज से दोनों पे लगता है। कब से इंट्रोड्यूस हुआ था, कब से इफेक्ट में आया? ये इफेक्ट में आया 1 जुलाई 2017 को। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 जुलाई, 5 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, कुछ भी आ सकता है, तो याद रखना डेट इसकी 1 जुलाई 2017। ठीक है, ये जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है इसकी वजह से बड़े सारे जो राज्य थे ना, ये जीएसटी को इंप्लीमेंट करने से कतरा रहे थे, वो नहीं चाहते थे जीएसटी इंप्लीमेंट हो। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने भरोसा उनको ये दिलाया था, जब से जीएसटी इंप्लीमेंट होगा उसके 5 साल तक, कब से हुआ इंप्लीमेंट? 2017 से, जुलाई के महीने में, है ना, यानी कि अभी 1 जुलाई आने वाला है, तो जब से वो इंप्लीमेंट होगा तब से 5 साल तक किसी भी प्रकार का अगर आपको रेवेन्यू लॉस होता है, हम 5 साल तक आपको कंपनसेशन देंगे। मुद्दा ये आ गया, ये सारी चीजें अच्छी चल रही थी, बीजेपी ने बहुत सारी जगह सरकारें बना ली थी और बहुत सारे स्टेट्स को जिनको आपत्ति थी उन्होंने भी फिर जीएसटी को एक्सेप्ट कर लिया था, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा गया था। आपको मुझे यह बताना अगली क्लास में वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसकी वजह से जीएसटी आया। ठीक है, 3 होमवर्क हो गए आपके लिए। आप वो ऊपर वाले 2 प्रोजेक्ट्स का नाम बताओगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बताओगे। तो हुआ क्या, 5 साल तक वादा करा गया था। अब मुझे एक बात बताओ, 2017 से 5 साल कैलकुलेट करते हैं, 18, 19, 20, 21, 22, इसका मतलब 1 जुलाई 2022 में सारा, मतलब अब सेंटर पीछे हट जाएगा ना, बताओ, हो गए ना 5 साल पूरे? 5 साल तक ही कहा था ना सेंटर ने कि कोई भी तुम्हें लॉस होता है तो हम देंगे। देखो यहां पर सेंटर ने कहा था कि अगर तुम्हें कोई भी लॉस होता है जीएसटी के इंप्लीमेंट होने के बाद, राज्यों से कहा, तो उसकी भरपाई हम करेंगे, हम तुम्हें कंपनसेशन देंगे 2017 से लेकर आने वाले 5 साल तक। मुझे बताओ 2022 में 1 जुलाई जो अभी 3-4 दिन बाद आने वाला है, ये सेंटर अपने हाथ पीछे खींचने वाला है ना? बताओ, नहीं क्या 5 साल हो तो गए पूरे? होने वाला है ना, ये 5 साल कंप्लीट होने वाले ना। लेकिन किसी को पता थोड़ी ना था 2017 में कि मार्च 2020 में कोरोना आ जाएगा। अब राज्यों ने बोला हमारी तो बैंड बज गई सर जी, तुमने तो कोई हेल्प करा नहीं। पीएम केयर्स फंड बताओ ना मुझे, कहां गया जरा? कुछ खास रेवेन्यू तुमने दिया नहीं। तुमने कहा हम भी कंगाल है, और हम तो कंगाल थे ही ऑलरेडी। तो होता क्या है, कहानी अब ये घूमती है। पहले लास्ट वाला पॉइंट पढ़ लो। बड़े सारे राज्य डिमांड कर रहे हैं कि जीएसटी कंपनसेशन जो सेस है वो अगले 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दो, क्योंकि हमें पेंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा लॉस हुआ था और हमारे खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ये ना जो जीएसटी कंपनसेशन है राज्य को बाय मंथली पे करा जाता है, हर 2 महीने में एक बार, और जितने भी गुड्स और सर्विसेज या दोनों चीजें जो प्रोड्यूस होती हैं, सप्लाई करी जाती है, उस पर जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया जाता है। अब ये कोई भी गुड हो सकते हैं, लग्जरी गुड्स, डीमेरिट गुड्स, सिन गुड, ये 3 कैटेगरी के गुड अभी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। इकोनॉमिक्स के लेक्चर का स्टैटिस्टिक्स रेट का वेट करो। एग्जांपल इसके क्या है, पान मसाला के ऊपर, तंबाकू के प्रोडक्ट के ऊपर, बीड़ी सिगरेट के ऊपर। ठीक है, जितना भी सेस कलेक्ट करा जाता है, अगली क्लास में आप मुझे ये भी बताओगे डिफरेंस, अगली क्लास में नहीं मतलब आप मुझे होमवर्क बताओगे अपने ग्रुप में, सेस और सरचार्ज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय? अभी नहीं लिखकर बताओगे। आई हेट ओरल आंसर्स। ठीक है, सेस और सरचार्ज, हाँ वो आप बताओगे मुझे सब लोग कि सेस और सरचार्ज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है अंकिता, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताना तो सबका फायदा होगा। ठीक है, गुस्सा होने की बात नहीं है, मैं तो बता रही थी, तो हर चीज में हर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी, ये टुच्चा सा आर्टिकल था, लेकिन बस ये 5 साल वाली बात मुझे आपको बतानी थी। और जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आता है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। 1 जून के हमारे सारे आर्टिकल्स कवर हो गए। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं रह गया, आई थिंक हमारा सारे कवर कर लिए हमने। यस, सारे कवर कर लिए। और जो लोग पहली बार डिस्कशन सुन रहे हैं तो उनको मैं ये बता दूं कि जो ये ऑल्सो न्यूज़ का आर्टिकल है, ऐसे तो 2 घंटे का करंट अफेयर हो जाएगा,
ये जिस दिन संडे को जैसे विजन रिलीज नहीं करता है अपनी ये वाली मैगजीन, तो इसको हम लोग जैसे मतलब मान लो मंडे से सैटरडे तक रिलीज हुई, संडे को हम लोग बैठ के कंप्लीट तरीके से, मैंने कल भी बताया था लेक्चर में, हम इसको कंप्लीट करेंगे, जो ये ऑल्सो न्यूज़ के जो आर्टिकल्स है छोटे छोटे 1-1 मिनट वाले आर्टिकल्स, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।